मैंने एक बात है, उनके शेप एक जैसे होते हैं, उनके साइज एक जैसे, उनके ओरिएंटेशन एक जैसे होते हैं, उनकी रिएक्टिविटीज एक जैसी होती हैं, सारी चीजें कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं इन ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? कोई डाउट हो? आइए इसको थोड़ा सा आगे। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे हैं? सेम या आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, पर ये जो एन बन रहे हैं इनके शेप और इनके साइज कैसे हैं? सेम। तो ये फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये कैसे मिक्सिंग हम करते हैं? पाई बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? साइड वाइज। ध्यान से देखिए, और जब भी ओवरलैपिंग साइड वाइज होती थी तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता था? पाई बॉन्ड। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड एक्सेप्शनली यहां पर बन रहा है, वरना हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा कैसे बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई कि एनर्जी सेम होनी चाहिए और नियरली सेम होनी चाहिए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिक्स बने थे, वो कैसा बन गया? पाई बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? चलिए तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्यों रखा? पास क्यों नहीं रखा? जितना दूर देख लीजिए, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। हटा देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसलिए कहीं यहीं लगा दिया। चलो एंगल्स होंगे 120 डिग्री के। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये रहा आपके सामने। हमेशा यही होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इस तरीके से वो अरेंज होंगे। कैसे आपने बॉन्ड बना दिए सीधे, एक ही बात है, मैं ऑर्बिटल बना के sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए बच्चा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे मिलेंगे? एग्जांपल्स हैं 6 एंगल्स। कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो किसी भी तरीके से। यदि मैं यहां से लेकर यहां तक का हाइब्रिडाइजेशन देखूं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। यदि मैं यहां से लेकर और यहां तक का हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो आपको ये sp2 लगेगा, पर ये पूरा नहीं हुआ प्लस। यदि मैं यहां से यहां तक का देखूं तो ये आपको pd लगेगा, एक p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल। तीनों को जोड़ दोगे तो sp3d हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो sp2 है इसकी शेप कैसी है? जरा सोचिए, अभी पढ़ा था ट्राइगोनल या प्लेनर ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल। कहते तो ट्राइगोनल शेप क्यों लेगा? अभी समझाता हूं, बस एक मिनट रुकते हैं। हमने इनकी क्या कर दी? सबसे पहले भैया मिक्सिंग करा दी। तो जब आप इनकी मिक्सिंग कराएंगे तो ऊपर देखो या नीचे देखो, तो sp2 मिले और pd मिले, यानी बन गया है sp3d। छोटी सी मिस्टेक हो गई भैया, लिखना भूल गया। कितने ऑर्बिटल मिला है? 5। तो 5 आपको मिलेंगे कौन से? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मैं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले बेटा? 5 सामने बने। ठीक है, अभी कैसे मिलेंगे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे सपोज करिए कि हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं pCl5 पोजीशन। ये होती है एक प्लेन में और ये एक्सिस बनी है z एक्सिस जैसी, तो इसको बोल दिया जाता है इसके लिए कि ये दो किसमें है? एक्सियल, यानी एक्सिस में, इज एक्सियल पोजीशन, z एक्सिस, इन एक्सियल पोजीशन बोल दिया जाता है। तो जो बॉन्ड एंगल से हमकी बात की जाए तो इक्वेटोरियल के बॉन्ड एंगल कितने हैं? 120 डिग्री के। कितने हैं? 3। ये कहां पे है? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। उसके अलावा देखना, ये Cl PCl एक स्ट्रेट लाइन, एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का भी है। कितना? केवल एक। कौन सा है? एक्सियल। देखिए वाला 180 स्ट्रेट लाइन है, कौन सा है? एक्सियल वाला, सही ना? एक्सियल ऐसे, ठीक है, एक्सियल हो गया। पर एक चीज और देखना, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, इसके 3 के साथ है, ऐसे नीचे तक 3 90 के, तो 90 डिग्री के भी एंगल है यहाँ पर, और एक दो नहीं 6। और ये किसके बीच बने हैं? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, यानी ये वाली एक्सियल और ये इक्वेटोरियल के बीच, इस एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 है टोटल। तो 6 एंगल, यानी कितने ढेर सारे बॉन्ड एंगल्स हैं आप देख लीजिए, और कोई डाउट नहीं है। तो इतने यानी शॉर्टर SHORT लिखा है, कैसा होगा बेटा? थोड़ा सा शॉर्टर बॉन्ड। यानी कि मैं ये कहूं कि इसकी बॉन्ड लेंथ LA है और इसकी बॉन्ड लेंथ LE है, यानी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो कह रहा है कि जो LA है, A यानी एक्सियल, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है किससे? इसका मतलब यदि ये बॉन्ड बड़ा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड। ये कम होगी किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। यस और नो? यानी कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? इक्वेटोरियल। ये बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। तो जब मैं इसे गर्म करूंगा तो सबसे पहले यही बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यानी यदि मेरे पास pCl5 होता और मैं इसे गर्म कर देता तो ये pCl3 + Cl2 में तुरंत टूट जाता। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। वो समझ में आया? क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम नहीं है, इनकी बॉन्ड लेंथ बदल गई। हम सेम बनाना चाहते थे पर सेम बन नहीं पाए, मजबूरी थी हमारी, तो हमने इसको गर्म किया तो इसमें टूट गया। इसीलिए कहते हैं कि यदि हम इसे गैसियस फॉर्म में ना लेकर सॉलिड फॉर्म में लेते तो शायद ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये एग्जिस्ट करता है आयनिक कंपाउंड की तरह, pCl4+ एंड pCl6-। ऐसे करके कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में ऐसे पाया जाता है। और जब ये ऐसे पाया जाएगा तो वो pCl5 वाला जनरेट खत्म हो जाता है, यानी डाइमर बना देता है, दो बन जाते हैं, pCl5 जुड़कर ऐसे बनता है। तो इसीलिए सॉलिडिफाई होकर अपने को स्टेबलाइज कर लेता है कई बार। हालांकि इतना डीप हमारे सिलेबस में होता नहीं है, एनसीईआरटी इतना अंदर जाके पूछती भी नहीं है, तो फिर भी मैंने आपके सामने बना दिया है। देख लीजिए कहीं कोई आपको डाउट लग रहा हो कैसा भी। बताऊं आपको थोड़ा सा, ये एक लीनियर है z एक्सिस वाला, तो ये कितने पर है? 180 पर। और ये लाल लाल के बीच में जो एंगल्स हैं ये वाले, ये सारे एंगल्स बेटा कितने हैं? 72 के। तो लीजिए ये इसके क्या है? बॉन्ड एंगल्स। जरूरत नहीं पड़ेगी हमें हाइब्रिडाइजेशन की बहुत ज्यादा, बस ये तो मैंने ऐसे केवल समझाने के लिए आपको ले लिया है। टोटल हाइब्रिडाइजेशन आपने sp पढ़ा, आपने sp2 बाहर ले लेते थे हमेशा, इसीलिए अंदर xy वाले ही आएंगे सारे के सारे। ज्योमेट्रीज जो बनाई है हमें लगता है कि ये हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड है, ये हाइब्रिडाइजेशन पर नहीं। एक्चुअली जो मेन फैक्टर होता है यहाँ पर, जो ज्योमेट्री डिसाइड करता है वो होता है एनर्जी फैक्टर, रिपल्सन फैक्टर। उससे क्या बनेगी? ज्योमेट्री डिसाइड होती है। हमने ऊपर वाले में ऑर्बिटल्स को दूर दूर क्यों किया था? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन था? नहीं, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल्स थे और दो ऑर्बिटल को मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों ले गए थे? ताकि उनके बीच रिपल्सन कम हो। क्योंकि रिपल्सन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी बेटा, तो रिपल्सन कम होने से एनर्जी कम हो गई थी, एनर्जी कम हो गई थी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई थी, इसलिए आपने ऐसी ज्योमेट्री बनाई थी, ऐसा शेप बनाया था। तो हमेशा याद रखिए जो शेप के लिए मेन फैक्टर है वो एनर्जी या स्टेबिलिटी फैक्टर है, रिपल्सन फैक्टर है। हम चाहते हैं ऐसा शेप जिसमें रिपल्सन कम हो, जिसमें एनर्जी कम हो, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो। क्लियर? तो इस पर वर्ड बोलेगा, क्या बोलेगा सुनिएगा। कहते हैं किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के, ये जो लाल लाल दिखा रहा है ये कौन सा एटम है? सेंट्रल। किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करो या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल्स की बात करो, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, हम हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम हो, ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। इसके लिए मॉलिक्यूल एक्वायर अ डेफिनेट शेप, अ डेफिनेट ज्योमेट्री, जो आपके सामने लिखी है, और इन रेगुलर शेप्स या रेगुलर ज्योमेट्रीज को आप ऐसे लिख देते हैं कि दीज आर द रेगुलर शेप्स या रेगुलर ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स।
क्या कहलाती हैं ये? रेगुलर शेप या रेगुलर ज्योमेट्रीज कहलाती हैं। लेकिन अभी जितने भी आपने देखे उन सब में बॉन्ड्स थे पर लोन पेयर कितने थे? 0। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से सुनना, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिटल अरेंज किए जाते हैं वो ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम हो, मिनिमम हो, ताकि उनकी एनर्जी कम से कम हो, ताकि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। इसीलिए मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ज्योमेट्री को ऐसे एक्वायर करता है विच इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। क्लियर है बेटा? इतनी बात, इतने में कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं? तो कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री के लिए सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो उनसे जुड़े हुए एटम भी सेम ही होने चाहिए, तभी सेम बॉन्ड बनेंगे। पता चला मेरे पास कार्बन के ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो थे, अब एक पर मैंने H जोड़ दिया, एक पर मैंने Cl जोड़ दिया, एक पर Br जोड़ दिया, एक पर I जोड़ दिया, तो इन सबके जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएंगे वो सेम होंगे कि डिफरेंट? वो डिफरेंट होंगे। इसका मतलब 1s कर रहा है, इसका 3p, इसका 4p, इसका 5p। तो यदि इनके ऑर्बिटल्स बदल गए जो ओवरलैप कर रहे हैं तो कभी भी इनके बीच के बॉन्ड एंगल सेम नहीं रह पाएंगे, यानी ये आइडेंटिकल बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा, आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल्स नहीं रह पाएंगे। तो सारे बॉन्ड एंगल्स एक्जैक्टली आइडेंटिकल होने के लिए ये जरूरी होता है कि सारे एटम सेम हो। जैसे CCl4 के चारों बॉन्ड्स बिल्कुल सेम है, CH4 के चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम है, पर CH3Cl के चारों बॉन्ड एक्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि कार्बन के तो ऑर्बिटल ये वाले हैं sp3 वाले जो 109 डिग्री पर हैं, लेकिन हाइड्रोजन का तो 1s है और क्लोरीन का p है। तो एक ओवरलैपिंग तो होगी sp3 और s के बीच, और एक होगी sp3 और p के बीच। तो कुछ तो फर्क आएगा बेटा, और जब कुछ फर्क आएगा तो सारे बॉन्ड्स नेवर बी आइडेंटिकल, सारे बॉन्ड कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हों इसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए ऑल द एटम्स मस्ट बी सेम। और इसमें भी सारे सेम नहीं हो पाते। किस केस में? इस वाले केस में, जैसे आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या शॉर्ट में TBP कह देते हैं, इस केस में ये भी दिक्कत है कि सारे बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो ही नहीं पा रहे, यानी कुछ बॉन्ड छोटे कुछ बॉन्ड बड़े हो जाते हैं। इसमें दिक्कत हमेशा बनी रहती है हमारे साथ। देख ले भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब दिखा नहीं पाऊंगा, लंबी सी लैंग्वेज, फिर एक बार बोल देता हूं, इंग्लिश में बोलता हूं, सुनिएगा। इन ए मॉलिक्यूल around the central atom, orbitals are arranged in such a way that they feels minimum force of repulsion, so have minimum energy and maximum stability. For this they acquire a definite shape, a definite geometry called regular geometry of molecule. और ये regular geometry तब मिलती है, यानी आइडेंटिकल बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे तब मिलते हैं जब सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे एटम्स आर एक्जैक्टली सेम। जब सारे के सारे सेम होते हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज मिलती हैं। यदि सेम नहीं होते तो थोड़ी बहुत आइडेंटिकल से डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? यही होती है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पर ये अभी यानी एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है? लोन पेयर के पास। फिर किसके पास है? पाई इलेक्ट्रॉन के पास। फिर किसके पास है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पास। सेंट्रल एटम ऑर्बिटल या बॉन्ड ऐसे अरेंज होते हैं कि दे फील्स मिनिमम रिपल्सन फोर्स एंड हैव मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो इट एक्वायर अ डेफिनेट शेप कॉल्ड इट्स रेगुलर शेप और ज्योमेट्री। लेकिन जब व्हेन सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। मैंने बताया कि लोन पेयर पे एनर्जी ज्यादा होती है और रिपेल करके उसके शेप या ज्योमेट्री को बदल देते हैं, बॉन्ड एंगल्स को चेंज कर देते हैं। तो एक नई शेप मिलती है और जो नई शेप आती है उसे नाम दिया जाता है इरेगुलर शेप। इस नई ज्योमेट्री या शेप में फॉलोइंग फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑर्डर। अब वो रिपल्सन फोर्स कौन से हैं और किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं? आइए से स्ट्रांग वो आता है लोन पेयर के बीच लगने वाला रिपल्सन। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच लगने वाला रिपल्सन। और सबसे कम आता है जिसे कहते हैं बॉन्ड पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स के बीच लगने वाला रिपल्सन। और इन बॉन्ड पेयर में भी सुनिएगा, इसमें आता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड का, फिर आता है सिंगल बॉन्ड का। यानी मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड का और फिर सिंगल बॉन्ड का। यानी मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। लीजिए चल भाई, अब शर्त क्या है? कहते हैं हम उन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं जो नॉट इन कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स। वो लोन पेयर जो पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो, और या जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन में ना हो। अब ये क्या चीज है भाई? अभी सिखाता हूं ये क्या चीज है, पर उससे पहले जानिए। यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए तो पहली शर्त तो यह है कि ये कम से कम 2 सिग्मा जरूर होने चाहिए। क्यों भाई? हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराया था? बॉन्ड की आइडेंटिकलिटी के लिए, और 2 बॉन्ड तो कम से कम होने चाहिए ना आइडेंटिकल होने के लिए। और यदि हमें सिग्मा बॉन्ड निकालने हो तो निकाल कैसे? जैसे NH3 है तो इसमें कितने एटम नजर आ रहे हैं? 3 और 1 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। पूछा गया लोन पेयर कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 5, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बनाए कितने हैं? केवल 3। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्ड तो बना नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता था, इसलिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं था। कोशिश करता पर बना नहीं पाया। ठीक, अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो टोटल जब हमने इसको सम किया तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आई? 4 के बराबर। तो यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन 4 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 4 है। यानी हमें 4 ऑर्बिटल्स मिलाए हैं। जब 4 ऑर्बिटल मिलाते थे तो 1 s मिलाते थे और 3 p मिलाते थे, यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3। तो समझ में आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अब कहते हैं कोई और एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे लेते हैं, देखिएगा ये है NH2 और यहाँ नाइट्रोजन पर है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा अपने ध्यान से, और इसी का हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। केवल इसी का, बाकी से मतलब नहीं है। थोड़ा कलर बदल लेता हूं तो बता भाई नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है? एज यूजुअल 3, पर इस पे 1 लोन पेयर है तो सही भाई 1 लोन पेयर, 1 लिखो मैंने 0 क्यों लिखा है? तो सही भाई 1 लोन पेयर पक्का। तो 3 + 1 लोन पेयर बराबर 4, पर मैंने 4 नहीं 3 लिखा है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यानी अल्टरनेट है, तो इस लोन पेयर को नहीं लेंगे, इस लोन पेयर को 3। और जब 3 ऑर्बिटल मिलाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1s 2p, यानी 3 के लिए sp। कुछ समझ में आया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, 2i या हो सकता है ये वैल्यू कितनी है? ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को कैसे चेंज करेगा, हमें इस पर ध्यान देना है। बना लीजिए, मैं आपको सिखाता हूं। एक आध क्वेश्चन पहले हाइब्रिडाइजेशन से, फिर ज्योमेट्रीज देखेंगे कैसे चेंज होगी। पहले हाइब्रिडाइजेशन से मिलना चाहिए, ऐसे निकालते ना? कोई डाउट तो नहीं? पक्का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोन पेयर नजर आ रहा है मुझे में कितना है? 1 लोन पेयर। इसमें भी नजर आ रहे हैं कितने हैं? 2 लोन पेयर। इसमें कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर। इसमें भी कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर। लीजिए ये हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अपने पास इससे भी बेहतरीन ट्रिक है हालांकि निकालने के लिए, गजब की बेहतरीन, पर अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले मैं इनकी इरेगुलर ज्योमेट्री में से अगली क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। लोन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन एक बेहतरीन ट्रिक भी सीखेंगे। तो आज केवल यहाँ तक बना लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
क्या किसी बेटा लोन पेयर के साथ एक 3 सिग्मा एक लोन पेयर, एक 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। बाकी है शेप कैसा है कैसा है। पर ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स देखी जाए तो सभी में ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है बेटा वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बदल रहे हैं क्योंकि शेप में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर हैं उनका अपना कोई शेप नहीं। जैसे यहाँ शेप कैसे दिखता है, शेप दिखता है हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण शेप दिखता है। एटम्स ना हो केवल इलेक्ट्रॉन हो तो आपको ये नजर नहीं आएगा। ऐसा 2 लोन पेयर के बाद हो गया टी शेप, 3 लोन पेयर के बाद हो गया लीनियर शेप। तो ये डिफरेंट शेप्स जो आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ये डिफरेंट शेप्स आप इसमें देख रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इन सभी में एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा इक्विटोरियल की कम, यानी यहाँ पांचों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, या चारों सेम नहीं है, या तीनों सेम नहीं है, यहाँ दो ही बचे, तो ये दोनों सेम। तीन दोनों तो एक्सियल एक्सियल बचा, इक्विटोरियल तो खत्म हो गया, तो ये दोनों सेम है। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो कितने बना लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। तो इसे बोला जाता है बेंट रूल, तो यूज किया जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चा इतना बेंट रूल तक? बस ध्यान केवल इतना सा रखना है, ऐसा क्यों है कैसे है अभी किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा। एक साथ लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूँ, और फिर चलूंगा मैं आपके पास और इलेक्ट्रॉन की हाइब्रिडाइजेशन बनाना। सबसे प्यारी सबसे पहले CT लाइन प्यारी BB पता कोई डाउट? चलिए खत्म नहीं करते, इसी को आगे कंटिन्यू करके सुना दो। लीजिए ये रही ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन, ये रही ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, सेंटर एटम ले लिया, प्लस अलग अलग टाइप के साइड एटम जितने हैं उन्हें ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, इसमें 2 इंटू इसकी वैलेंसी को माइनस कर दीजिए, कर दिया। यदि इस पर कोई चार्ज है तो प्लस माइनस चार्ज कर दीजिए, माइनस चार्ज है तो प्लस कर दीजिए, प्लस चार्ज है तो माइनस कर दीजिए, और जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। कठिन सी लग रही है, बेहतरीन धांसू सी ट्रिक है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली आसान सी ट्रिक है, बेहद आसान ट्रिक। देखो एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे उसने कहा XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के लिए कितने होते हैं बेटा 8, प्लस साइड एटम 2 इंटू वैलेंसी, प्लस साइड एटम कितने हैं 2 फ्लोरीन, ठीक 2 माइनस वैलेंसी, फ्लोरीन कितने बना रहा है 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 तो 2 माइनस 1 यानी 1 डिवाइडेड बाय खत्म। बता भाई 8 प्लस 2 10/2 बराबर 5, और जहां 5 वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अच्छे से देख, कहीं कोई डाउट लग रही हो तो मुझे बता कि हमें ये डाउट है। अब कहते हैं सर 5 आया, हमें लोन पेयर कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल बच्चों का काम है, एटम कितने 2 3 एटम यानी सिग्मा कितने 2, तो 5 में 2 घटा, लोन पेयर कितने 3, यानी अपने आप पता चल गया लोन पेयर कितने। अरे बोल भाई बराबर नहीं बात है, चलो चलिए तो चार्ज है माइनस कर दो, जितना माइनस होता है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, बराबर आ गया 4, 4 का मतलब sp3 आंसर। सर लोन पेयर कितने हैं तो बताइए, कितने 4 और 5 यानी 4 सिग्मा, और 4 की वैल्यू है और 4 सिग्मा है तो लोन पेयर 0। तो भाई जीनोन का निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल 8, ऑक्सीजन को लेना है कोई नहीं पता, साइड में 0 आती, फ्लोरीन कितने हैं 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 2 माइनस 1 1 कोई चार्ज नहीं, डिवाइडेड बाय 2 8 2 10/2 यानी 5 5 बोले तो sp3d। नया तरीका सही ना, धमाकेदार नई ट्रिक मैंने आपको बता दी, पहली बार देख रहे हैं आप, पिछले साल डिस्कवरी हुई थी, पढ़ाना चाहता था तो मैंने पिछले साल बना दी। सेकंड पीरियड नॉर्मल, यानी क्या शर्त लगाई ध्यान से सुनना, पहली शर्त लगाई मीना होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या लगाई कि मीना चलेगा, पर मीना होना किसका चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ये तो पहला रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने। अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन मैं लगाने जा रहा हूं बच्चा, वो इस ए पर है, कह रहा है कि इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। अब इस पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए इस और इलेक्ट्रॉन के अलावा। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये और ये, तो कहता है देन दिस और इलेक्ट्रॉन इज टेकन इन हाइब्रिडाइजेशन। वैसे कहते हैं हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये एग्जाम में हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर इसे पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सा है। तो दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स टेकन इन हाइब्रिडाइजेशन, इसे हाइब्रिडाइजेशन में ले लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने बोला है CF3 पहला, और एक बोला है CH3 दूसरा, और एक बोला है CCl3 तीसरा। समझा भाई? ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड होगा 3 और 1 4 यानी 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा। सही है, प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, तो बराबर 3 पर यहाँ मैंने एक जोड़ के दिया बराबर 4। सर ऐसा क्यों किया? फिर अपनी कंडीशन देख पहले, कार्बन पे लोन पेयर, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, कोई लोन पेयर है नहीं है। क्या फ्लोरीन मीना है? बिल्कुल मीना है, सेकंड पीरियड का है, बिल्कुल सेकंड पीरियड का है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, जब लेंगे तो 3 + 1 4, 4 का मतलब sp3। हां अभी भी शेप पिरामिडल ही है इसका, शेप पिरामिडल क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं। यहां पे आ जाइए, क्या इस पे है और बिल्कुल है, क्या लोन पेयर है नहीं है, क्या ये मीना से जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन लीना नॉट मीना, क्योंकि लीना है इसलिए ये वाला लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस वाला लोन पेयर क्या कार्बन पे और है, कोई लोन पेयर नहीं है, नहीं है, क्या CL मीना है, लेकिन CL सेकंड पीरियड नहीं थर्ड पीरियड का है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, सेंट्रल एटम ले लिया, प्लस अलग अलग टाइप के साइड एटम जितने हैं उन्हें ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, इसमें 2 इंटू इसकी वैलेंसी को माइनस कर दीजिए, कर दिया। यदि इस पर कोई चार्ज है तो प्लस माइनस चार्ज कर दीजिए, माइनस चार्ज है तो प्लस कर दीजिए, प्लस चार्ज है तो माइनस कर दीजिए, और जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। कठिन सी लग रही है, बेहतरीन धांसू सी ट्रिक है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली आसान सी ट्रिक है, बेहद आसान ट्रिक। देखो एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे उसने कहा XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के लिए कितने होते हैं बेटा 8, प्लस साइड एटम 2 इंटू वैलेंसी, प्लस साइड एटम कितने हैं 2 फ्लोरीन, ठीक 2 माइनस वैलेंसी, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1 तो 2 माइनस 1 यानी 1 डिवाइडेड बाय खत्म। बता भाई 8 प्लस 2 10/2 बराबर 5, और जहां 5 वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d।
अच्छे से देख, कहीं कोई डाउट, 3 एटम यानी सिग्मा कितने 2, तो 5 में 2 घटा, लोन पेयर कितने 3, यानी अपने आप पता चल गया लोन पेयर कितने जाएगा। तो ऑक्सीजन के केस में बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। जी वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 - 2 0 हो गया भैया, बड़ा फायदा मिलेगा उसके लिए। चलो आपको एग्जांपल लेते हैं, सर कोई आया मैं लेके दिखाइए, 6 निकालेगा। सबसे पहले बता, सल्फर का निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, साइड एटम कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 - 2 करेगा 0 हो गया, सारे ऑक्सीजन गायब, सल्फर बचा केवल। तो चार्ज है कि हाँ माइनस कर दो, जितना माइनस है उतना प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, बराबर आ गया 4, 4 का मतलब sp3 आंसर। सर लोन पेयर कितने हैं, चल पता एटम कितने 4 और 1 5, यानी 4 सिग्मा, और 4 ही वैल्यू है और 4 ही सिग्मा है, तो लोन पेयर 0। सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। यदि सेम सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो कंपाउंड कभी भी आइसो स्ट्रक्चरल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं आपके कंपाउंड आइसो स्ट्रक्चरल हो तो हमेशा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम है या नहीं, बाकी कंडीशन उसके बाद लगाएंगे। क्योंकि हो सकता है सेम सिग्मा बॉन्ड उसके बाद भी आइसो स्ट्रक्चरल ना हो सकता है, लेकिन यदि आइसो स्ट्रक्चरल है तो सिग्मा बॉन्ड सेम जरूर होंगे बेटा, ऐसा संभव नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड सेम ना हो। पर पहले जो चीज आप देखेंगे वो हमेशा क्या देखेंगे बेटा, पहले सिग्मा बॉन्ड सेम है या नहीं। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने एग्जांपल में एक आपको मीथेन दिया, एक उसने एग्जांपल में आपको अमोनियम आयन दिया, एक उसने एग्जांपल में आपको BF4 केमिक होना भी जरूरी है, तभी सिग्मा बॉन्ड सेम आएंगे। तो जो आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम ही होंगे, यानी वो आइसो एटॉमिक भी होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स भी उनमें सेम होने चाहिए। नीचे वाले में 3 और 1 4, यानी 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आइसो स्ट्रक्चरल नहीं, और ये आपस में हो सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, sp3 कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखो स्ट्रक्चरल हैं और सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं, यस और नो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कोई लोन पेयर नहीं, सारे के सारे 4, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम और सिग्मा बॉन्ड आप देख चुके 3 3 लोन पेयर से मतलब नहीं है, सिग्मा बॉन्ड सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, एटम सेम, तो ये सारे भी आपस में आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। और इन सबके शेप कैसे होंगे बेटा, sp3 एक लोन पेयर, यानी सारे के सारे होंगे पिरामिडल शेप। ऊपर आइसो स्ट्रक्चर, नीचे वाले आइसो स्ट्रक्चर, मेरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन सेम और सिग्मा बॉन्ड सेम, पहली कंडीशन आपके सामने एग्जांपल्स के साथ बना दी। तो दूसरी कंडीशन से लेते हैं,